हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और बेटे आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त स्वस्थ? ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। इसमें कोई डिले नहीं करिए। आज डिले करेंगे, कल आपके कंधों पे बोझ बढ़ेगा। तो आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। साथ साथ अपने रूटीन का ध्यान रखिए कि कम से कम औसतन 6 से 7 घंटे की आपको भरपूर नींद लेना है, अच्छी डाइट लेना है ना। थोड़ा सा आपको फिज़िकल वर्क भी करना है, यानी मॉर्निंग वॉक करें या कुछ ऐसा वर्क करें जिससे आप फिज़िकली फिट रहें। ये सब चीज़ों का ध्यान देते हुए अपने आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। सारे सब्जेक्ट्स तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपके साथ मेहनत से लगे हैं। आप भी मेहनत करिए। हमने आपको फिज़िक्स में अभी तक के जो भी लेक्चर्स दिए हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और उम्मीद भी हम ये करते हैं कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपने पिछले लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। उसका एक फार्मूला बताया था हमने, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। आज उस फार्मूले का बेटा बहुत यूज़ है। दरअसल आज का जो लेक्चर है, आज डेरिवेशन लेक्चर है, आज डेरिवेशन डे है। आज के लेक्चर में टोटल डेरिवेशन होना है इस चैप्टर के। और आज के डेरिवेशन इतने महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, इतने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इस चैप्टर के ही नहीं बल्कि आप यूँ मानिए कि फिजिक्स के बहुत टॉप 10 जो डेरिवेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, उनमें इसकी गिनती आती है। इतने वैल्यूएट डेरिवेशंस हैं। केवल आप सेंट्रलाइज माइंड से स्क्रीन पर नज़र रखिएगा। आपको जो डेरिवेशंस आज हम बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए, कहीं कोई इतनी सी रत्ती बराबर कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। आज के बाद आपको डेरिवेशंस इस चैप्टर के लगेंगे कि हाँ डेरिवेशन पढ़ा है, तैयार किया, कहीं किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा हम पिछला रिवर्स करें। आपको लेक्चर में जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन से दूर होती है। अगर कहीं धन आवेश रखा है तो उससे दूर की तरफ एरो लगेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, माने ऋण आवेश है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो ऋण आवेश की ओर होगी, धन से दूर और ऋण की ओर। एक तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना। दूसरा, अगर कहीं किसी वैद्युत क्षेत्र में 2 आवेश रखे हैं तो एक आवेश की तीव्रता E1 मान लें, दूसरे आवेश की तीव्रता को हम E2 मान लें। और जब 2 तीव्रताएं एक साथ एक जगह किसी एक सिस्टम में आती हैं और हमें परिणामी तीव्रता निकालना हो, तो उसके लिए हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि अगर दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही है तो परिणामी तीव्रता हम जोड़ के निकालते हैं। अगर दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है तब परिणामी तीव्रता घटा के निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस फार्मूले का आज बहुत यूज़ होगा, तो हमने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया और उम्मीद है आपने सब ने बढ़िया पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर को बढ़िया तैयार किया होगा। ये सब चीज़ें हम ना भी बताएं, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे।
चलिए आज का डेरिवेशन डे शुरुआत करते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हुए, बातें ना करते हुए, क्योंकि हमें बेटा ज़्यादा ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं आज से एक नए लेक्चर की। तो आज का लेक्चर यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें 3 डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। सबसे पहला डेरिवेशन, आप क्वेश्चन लगाइए सब लोग, इसके बाद फिर हम चलते हैं उसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन लिखिए। ये भी डेरिवेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके बाद जो 2 डेरिवेशन और होंगे वो बहुत वैल्यूएड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यानी ऐसा मान के चलिए आपके 2027 के एग्ज़ाम में 2 में से कोई एक डेरिवेशन 100% होगा। इतने वैल्यूएट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल आप इसको देखिए। क्वेश्चन लिखें। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी लिख लें। लिखिए क्वेश्चन। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आप सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन आप केवल अच्छे से पढ़ें। आपसे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, सबसे पहले तो हम वैद्युत द्विध्रुव को रिवर्स कर दें। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जो 2 समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बनता है। यानी एक प्लस क्यू ले लिया, दूसरा आवेश माइनस क्यू ले लिया, हैं बराबर के, प्लस क्यू और माइनस क्यू ए भी है, क्यू ए भी है, लेकिन एक प्लस का क्यू, एक माइनस का क्यू, ऐसे 2 आवेशों को 2l दूरी पर रख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो समझना, जैसा क्वेश्चन कह रहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, तो सबसे पहले तो बेटा हम एक वैद्युत क्षेत्र बनाएं और ऐसा बनाएं जो एक समान हो, यानी एक जैसा हो। आप चित्र को गौर से समझें। जो आपको लिखना है, लैंग्वेज, जो भाषा लिखना है, वो चित्र को आप समझोगे, अपने आप लिख लोगे। हमें लिखाने की बताने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा। ये एक हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया, ये लीजिए वैद्युत क्षेत्र। एरो के हिसाब से देख रहे हैं कि दिशा सब कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, वैद्युत द्विध्रुव, ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये लीजिए, इस
इसका नाम दे दिया हमने वैद्युत द्विध्रुव का AB। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? दो आवेशों से बेटा मिलकर बनता है, एक -Q और एक +Q। दो आवेशों से मिलकर बनता है, ठीक। अब लिखना क्या है उसको समझो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, मेरा इशारा सुनते समझते चलो बस। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इस पर दो समान और विपरीत बल आरोपित होते हैं। समझो कैसे। एक बल यहां पर लगेगा इस आवेश पर, और इस आवेश पर देखिए ये धनात्मक आवेश है, इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा हमेशा कहां होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। धन आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो एक बल इस पर लगेगा, इसको मान लिया हमने F, और एक बल इस पर लगेगा, ये भी F है। हैं दोनों समान लेकिन विपरीत दिशा में। एक बल इस पर लगेगा F, एक बल इस पर लगेगा F, दोनों समान बल होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगी। और जब दो बल एक ही वैद्युत द्विध्रुव पर लग रहे हैं, उसी वैद्युत द्विध्रुव पर दोनों बल लग रहे हैं, तो दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बना लेंगे। बलयुग्म यानी दो बलों का जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, पेयर, एक बलयुग्म बनाएंगे। और जब बलयुग्म होगा वहां तो आघूर्ण उत्पन्न होगा। समझो कैसे। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव, एक बल हम इसमें ऐसे लगाएं, ऐसे इस कोने पे ऐसे लगाएं, ठीक ऐसे, और एक बल इस तरफ से लगाएं इस कोने पे ऐसे। तो अब समझना, इस तरफ भी लग रहा है, इस कॉर्नर पे ऐसे लग रहा और इस कॉर्नर पे ऐसे लग रहा, तो क्या कंडीशन होगी? ऐसे लगाएंगे और यहाँ से ऐसे लगाएंगे, तो देखो ये भी चला और यहाँ से ये भी चला, तो ये चला और ये चला। तो ऐसे जब ऐसे बल लगाएंगे ऐसे, तो ये क्या करेगा? घूमेगा, घूर्णन करेगा। इसी को कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक। अब हम आपको बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इसमें क्या लिखना है और क्या करना है सुनिए आप, फाइनल लैंग्वेज सुनिए इसकी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इस पर दो समान और विपरीत बल आरोपित होते हैं जो एक बलयुग्म बनाते हैं। तब उस बलयुग्म का आघूर्ण। इतनी लैंग्वेज आप लिखेंगे, ठीक है। अब समझिए, बलयुग्म आघूर्ण को बेटा टाउ से प्रदर्शित करते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनो। और टाउ बराबर होता है बल इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये लीजिए, टाउ बराबर बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। यानी हम इसको सिंबलाइज कर दें अगर, तो टाउ बराबर बल को तो बलाघूर्ण को तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल को क्या कहते हैं? F, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम D मान लेते हैं यहाँ पर। अब ज़रा थोड़ा सा चित्र में देखो। एक बल बेटा ये लग रहा, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें,
और इसके सामने से भी हम इसको मिला दें ऐसे, ये देखिए। अब समझो ये बल F लग रहा है ना, ये देखो ये लग रहा, ये तो इसका जो है यही पॉइंट तो हुआ, देखो इस पॉइंट से देखो ऐसे लग रहा, और यहां पर इस पॉइंट पे जो बल लग रहा उसको हमने देखो ऐसे लंबवत मिला दिया। तो इस बल के सामने आ जाओ और इस बल के सामने आ जाओ, तो दोनों का मिलन बिंदु बेटा ये बना। इसलिए दोनों बलों के बीच की दूरी क्या हो गई, ये। ठीक, नाम दे दो इसको कुछ, बिंदु को C, और ये B से C तक के बीच की दूरी को ही हम कह देते हैं स्मॉल d, मान लिया। अब इस अगर त्रिभुज के हिसाब से हम देखें, त्रिभुज के हिसाब से अच्छे से समझना, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा, त्रिभुज ABC में बेटा ये वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बनता है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, पिछले लेक्चर में बताया था, इनके बीच की दूरी क्या होती है 2L। अब अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो न्यून कोण थीटा ये है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, आधार का पता नहीं, यानी लंब और कर्ण मालूम है। त्रिकोणमिति का ऐसा अनुपात सेट करिए जिसमें लंब और कर्ण आता है, तो आप समझ गए होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण लगाना पड़ेगा, आधार है नहीं मेरे पास, तो साइन थीटा लगा लें। अगर हम त्रिभुज ABC में साइन थीटा का सूत्र लगाएं तो बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AB। BC कितना है, BC क्या माना D, AB क्या है A से B तक 2L। अगर इसका तिर्यक गुणा करा दें हम तो यहाँ क्या बचेगा D, 2L को यहाँ तिर्यक गुणा करा के ले आओ, D बराबर हो गया 2L साइन थीटा। ये टाउ बराबर F इंटू D। यहाँ पे आइए, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पिछले लेक्चर में, E बराबर F/Q। अगर हम इसका तिर्यक गुणा करा दें तो बेटा F बराबर क्या बन गया E इंटू क्यू। F बराबर क्या बन गया E इंटू क्यू। यहाँ पे आइए, अब आपके पास देखिए बल आघूर्ण ज्ञात करना है, टाउ ज्ञात करना है, टाउ के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। F और D की ज़रूरत है, F ये आ चुका है, D ये आ चुका है, दोनों मान उठा के वहाँ रख दीजिए। F की जगह क्या रखें E इंटू क्यू इंटू D की जगह क्या रखें 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। बेटा अगले स्टेप में देखना हम क्या हरकत कर रहे हैं, रहेगा सब कुछ वही। किस तरह से लिखना है, लिखने की स्टाइल समझो, ये E है, ये Q है, ये 2L है, ये साइन थीटा है, सब कुछ वही लिख दिया हमने जैसा था। Q इंटू 2L को हम ऐसे स्पेशल कर दें, इसका हमने स्पेशलाइजेशन कर दिया, ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अगर हम गौर से देखें तो Q इंटू 2L किसी का सूत्र होता है, आपको याद आ रहा होगा क्या होता है, P बराबर आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L। तो हम Q इंटू 2L की जगह क्या रखेंगे बेटा P, और जब यहाँ P रखेंगे तो ये P हो गया, ये E हो गया, ये साइन थीटा हो गया, तो टाउ बराबर क्या बन गया PE साइन थीटा। ये होता बेटा बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। फिर से देख लो एक बार, थोड़ा सा रिवर्स करें आपको समझाएं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर तो देख ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे रखा ना, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा, और वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा है, क्षेत्र की दिशा से
थीटा कोण पर ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक, थीटा कोण पर। तब उस पर दो समान और विपरीत बल आरोपित होते हैं, F इस तरफ, F इस तरफ, दोनों बराबर के हैं लेकिन दिशा विपरीत है, और वही दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं। उस बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है, उसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। उसका सूत्र बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल को F कहते हैं, उनके बीच की लंबवत दूरी को हमने D से प्रदर्शित कर दिया। अब हम यहाँ आए, हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज ABC को देखें गौर से तो समकोण त्रिभुज है, और बेटा समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, उसके हिसाब से D/2L बना, तिर्यक गुणा कराया तो D बराबर बना 2L साइन थीटा। F की बात रही तो ये सूत्र हमने पिछले उसमें पढ़ा है, तो F बराबर क्या बना, E इंटू क्यू। F मिल गया, D मिल गया, दोनों के मान हमने यहाँ पर रखे और इस तरह एडजस्ट किया कि ये Q इंटू 2L मिल गया, और इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। इसकी जगह P रखा तो क्या बन गया, PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये होता है बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। अब छोटी छोटी इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन समझो, आराम से समझो। जैसे हम अपने तरफ से मान लें कि यदि थीटा का मान 0 है, ठीक, थीटा का मान 0, अगर थीटा का मान 0 यहां रख दें तब बेटा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0, और साइन 0 का मान दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, साइन 0 का मान 0। अगर हम साइन 0 का मान यहाँ पे 0 रख देंगे तो जब बेटा यहाँ पर इसका मान 0 रख देंगे और इनटू में PE है तो सब सत्यानाश हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से टाउ बराबर क्या मिला, 0, यानी बलयुग्म आघूर्ण का मान क्या मिला, 0। और 0 क्या होती है, एक न्यूनतम वैल्यू कहलाती, सबसे कम। अब 0 से कम क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि बलयुग्म आघूर्ण का मान न्यूनतम मिल रहा, कब मिल रहा, जब हम थीटा का मान 0 ले रहे। यानी अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा था कहाँ पर, थीटा कोण पर। थीटा का मतलब 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन हम उसी थीटा को हम कहें 0, तो 0 का मतलब तो ये कि वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और ऐसे ही हम उसको वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, ऐसे वैद्युत क्षेत्र है, और ऐसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ऐसे समझो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये वैद्युत द्विध्रुव को उसी दिशा में, ऐसे नहीं रखा आप थीटा कोण पे, उसी दिशा में रख दिया, तो बेटा ये दोनों समांतर हो गए कि नहीं, और उसी दिशा में रखेंगे तभी तो थीटा 0 है, यानी कोई कोण ही नहीं बना रहा। अब अगर हम ऐसे थोड़ा घुमाएंगे तो कोण बन रहा, और घुमाएंगे और बढ़ेगा, और घुमाएंगे और बढ़ेगा, तो ये थीटा कोण आ गया। अब थीटा 20 हो सकता, 30 हो सकता, 50 हो सकता, लेकिन जब हम ऐसे रख देंगे तो थीटा कितना होगा, 0। ये समांतर कंडीशन कहलाती, ठीक। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दें, यानी जहाँ पे क्षेत्र की दिशा जा रही उसी दिशा में हम वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, ये ऐसे रखा है ना, ऐसे रख दें क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो बलयुग्म आघूर्ण कैसा मिलता है, न्यूनतम प्राप्त होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रखने पर न्यूनतम बल आघूर्ण प्राप्त होता है। ये रिजल्ट निकला। क्या लिखेंगे, अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रखने पर न्यूनतम बल आघूर्ण प्राप्त होता है, न्यूनतम बल आघूर्ण प्राप्त होता है, ठीक।
थीटा का मान 0 रखा। 0 का मतलब क्षेत्र की दिशा ये है, तो वैद्युत द्विध्रुव को भी ऐसे ही रख दो, यानी कोई कोण ना बनने दो, 0। तो जब कोई कोण नहीं बनेगा तो क्या कंडीशन कहलाएगी? समांतर। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दिया जाए तो न्यूनतम बलाघूर्ण प्राप्त होता है, यानी 0। अब 0 से कम क्या होगा भाई? बलाघूर्ण 0 प्राप्त होगा, यानी सबसे कम, न्यूनतम। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन समझो। यदि हम थीटा का मान 90 अंश ले लें, समझना आराम से, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तब इसी सूत्र में आओ भाई, थीटा की जगह 90 रखो, पी ई टाउ बराबर क्या बनेगा? पी ई साइन 90, टाउ बराबर पी ई साइन 90। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक। अगर हम साइन 90 का मान यहाँ पर 1 रख देंगे तो पी ई इंटू 1 माने पी ई, तो टाउ बराबर क्या बना? पी ई। अच्छा, एक चीज़ बताओ, साइन 90 का मान 1 होता है, वो बेटा सबसे अधिकतम मान होता है साइन में। इससे अधिक मान साइन में किसी का नहीं होता। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। और अगर इसके ऊपर हम जाएंगे साइन 120 तो फिर घटने लगेगा, साइन 150 और घट जाएगा, साइन 180 फिर 0 हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम मान साइन में क्या होता है? साइन 90 का होता है, और वो भी कितना होता है? 1। तो जब हम यहाँ पे साइन 90 का सबसे अधिकतम मान ले रहे हैं, यानी थीटा का मान 90 अंश रख रहे हैं, साइन का सबसे अधिकतम मान मिल रहा है, तो इसका मतलब बलाघूर्ण भी सबसे अधिकतम ही प्राप्त होगा। जब हम साइन 90 का अधिकतम मान ले रहे हैं 1, तो फिर बलाघूर्ण भी अधिकतम ही तो प्राप्त होगा। ऐसी कंडीशन में हम इसको टाउ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम बराबर क्या बन गया? P इंटू ई। अब 90 अंश का मतलब क्या होता है? जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसे समझो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बोर्ड पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, ऐसे जा रहा है वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव को अभी कैसे रखा? थीटा एंगल पे। और अब हम थीटा एंगल पे न रख के बेटा कैसे रख रहे हैं? 90 डिग्री पे। तो ये कैसी कंडीशन हो गई? लंबवत। पहले क्या था? पहली वाली कंडीशन में क्या था? 0 डिग्री पे ले गए थे हम, तो ये कैसी कंडीशन थी? समांतर। अब हम दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं? हमने वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखा, यानी लंबवत। तो अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त हुआ। तो इसका क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट इसका ये निकला कि वैद्युत द्विध्रुव को, बिल्कुल इसी की कॉपी कर दो, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होता है। अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होता है। बेटा, समांतर रखने पर न्यूनतम बलाघूर्ण प्राप्त होता है, और वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर अधिकतम बलाघूर्ण प्राप्त होता है, ठीक। अधिकतम बलाघूर्ण टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होगा? पी ई। अब एक और छोटी सी बात, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी बात यह है कि अगर हम कह दें, यही देख लो बेटा, यदि ई का मान हम एकांक मान लें, ई बराबर क्या मान लें? 1 न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम ई का मान यहां 1 मान लें तो बेटा टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? पी। भाई ई का मान 1 रख दो, मान लिया ऐसा कि ई का मान 1 है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या बचा? पी।
या ये कह दो कि P बराबर टाउ मैक्सिमम। तो अगर E का मान 1 मान लिया तब P बराबर क्या बनेगा, P बराबर टाउ मैक्सिमम, P बराबर टाउ मैक्सिमम। अब यहां से एक नई डेफिनेशन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तैयार होती है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या पढ़ी थी, वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आज वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा इस आधार पर देखिए, बलयुग्म आघूर्ण के आधार पर। तो अब सुनना ध्यान से, ये P बराबर टाउ मैक्सिमम कब आया, जब E का मान 1 रखा, और ये टाउ मैक्सिमम बराबर PE कब आया, जब थीटा का मान 90 रखा। यानी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा था। तो ये भी कंडीशन इंक्लूड होना चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 यानी लंबवत, और E का मान 1 रखा, ये भी इंक्लूड होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इंक्लूड कर दीजिए तो आप कहने का राइट रखते हैं कि P जो है वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो आप डेफिनेशन सुनिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में, देखो E का मान 1 है ना, एकांक, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर, थीटा की वैल्यू 90 है ना। तो एक किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुनिए आप, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ओके, ये आपका पूरा डेरिवेशन था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप अपना बैक करके रिपीट करके बार बार रिपीट करिए, उसको समझिए। उम्मीद है कि कहीं कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए, इसको इरेज कर दें बेटा। आज का नया डेरिवेशन, दूसरा डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्वेश्चन लगाइए आप पहले, इसके बाद फिर उसके बारे में चर्चा की जाए। क्वेश्चन लिखिए आप, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, बेटा अक्षीय लिखना तो ब्रैकेट में अनुदैर्घ्य लिख लेना, ब्रैकेट में अनुदैर्घ्य लिख लेना। अक्षीय इस तरह से लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। हाँ, क्वेश्चन पूरा करिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें आप टिक कर लीजिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक।
चलिए भाई ध्यान दें, पहले आप डायग्राम पे ध्यान दें। जो हम बोल रहे हैं वही आपको लिखना है, उसी भाषा को लिखना है और अपनी भाषा में बना के लिखना है। बहुत आराम से समझना बेटा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, क्या नाम दिया? AB, जो दो आवेशों +Q और -Q से मिलकर बना। ऐसे तो बनता है वैद्युत द्विध्रुव, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु ले लिया, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आ गए। मध्य बिंदु को भी नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया? O। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब अक्षीय स्थिति क्या होती है? नाम से समझो ना, अक्षीय स्थिति यानी जिस लाइन पर, जिस रेखा पर आपने वैद्युत द्विध्रुव को बनाया है, आप उसी रेखा की सीध में चले जाइए, यानी उसी अक्ष पर चले जाइए R दूरी तक। वहां पे जाके एक बिंदु ले लीजिए, उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी मध्य बिंदु O से इसी लाइन पे चले गए हम, इसी अक्ष पे चले गए और यहां से यहां तक आ गए। मान लो कितनी दूरी तक? R दूरी तक। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी है ये? यहां तक दूरी कितनी है ये? R दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया कोई C। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे थोड़ा मिला दें। ये लीजिए, बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो आपने बनाया वही आपको लिखना है। फिर से सुनिए, क्या लिखेंगे आप? सुनिए, आप लिखिए मेरे साथ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो दो आवेशों +Q और -Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिर से समझो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो दो आवेशों +Q और -Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इतना आप लिख लें। इसके बाद समझिए, ये बेटा पूरी दूरी 2L है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहां से इस आवेश तक की दूरी कितनी होगी? L। और यहां से इस आवेश तक की दूरी वो भी L होगी। ठीक। बेटा एक बात बताओ, ये बिंदु C ये है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत अच्छे से समझना अब इस पॉइंट को। पहले आप इस आवेश की तीव्रता को E1 मान लीजिए और इस आवेश की तीव्रता को E2 मान लीजिए। तो सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन देखिए। अगर इसकी तीव्रता को आप E1 मान रहे तो इस E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा? ये कैसा आवेश है? धन आवेश है, तो E1 किस दिशा में होगा? धन से दूर। धन से दूर, हमने यही तो बताया था दिशा के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी देखते हैं? धन आवेश है तो धन से दूर, और ऋण आवेश है तो ऋण की ओर। लेकिन कहाँ से चेक करते हैं? जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करना है, इस बिंदु पर यहीं पे खड़े होकर चेक करेंगे। तो बिंदु C पे अगर हम देखें तो इस आवेश की तीव्रता जो E1 है, उसकी दिशा इस बिंदु पे खड़े होकर कहेंगे धन से दूर,
देखो इस बिंदु पर खड़े हों और फिर कहें धन से दूर, यहाँ पे खड़े होके धन से दूर, तो एरो कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरफ, क्योंकि अगर इस तरफ को एरो लगा दिया तो बेटा ये तो देखो धन की ओर जा रहा ना, गलत हो जाएगा। हमें धन से दूर करना है, तो E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये होगा। ठीक, अब इसी बिंदु पे खड़े होके इसकी तीव्रता E2, उसका डायरेक्शन देखो, तो ये ऋण आवेश है और इस बिंदु पे खड़े होके हम क्या कहेंगे, ऋण की ओर, तो ऋण की ओर एरो ऐसे जाएगा, ऐसे, तभी तो ऋण की ओर आएगा। तो E2 का डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा, ऋण की ओर। ये हो गया आपका E2। बोलो डायरेक्शन क्लियर हुआ। अब E1 उस डायरेक्शन पे है, E2 इस डायरेक्शन पे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए। तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जोड़ के या घटा के, आप समझ गए ना। एक ही दिशा में हो तो जोड़ के निकालते हैं और विपरीत दिशा में हो तो घटा के निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम E1 निकालें, फिर E2 निकालें और फिर दोनों को घटा दें तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी। आपका डेरिवेशन क्लियर। चल, E1 किसकी तीव्रता है, इस आवेश की, प्लस Q की। तो सबसे पहले हम कहें प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता। बेटा तीव्रता का सूत्र हमने आपको बताया, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इस सूत्र के हिसाब से आपको दोनों तीव्रताएं निकालना है, E1 और E2। तो सबसे पहले हम प्लस Q आवेश की तीव्रता E1 निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश की तीव्रता E2 निकालेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसको हम क्या कहेंगे, E1 बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है Q अपॉन R का मतलब दूरी। तो बेटा दूरी समझो, दूरी कौन सी होगी, प्लस Q के कारण तीव्रता निकाल लें। तो प्लस Q कहाँ रखा है, यहाँ पर बिंदु B पर, जबकि तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, बिंदु C पर। देखिए तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, बिंदु C पर। अब प्लस Q रखा है B पर और हमें फाइनल तीव्रता कहाँ ज्ञात करना, C पर। तो B से C तक की दूरी जो होगी उस दूरी को हम R कहेंगे। यहाँ पर जो R की जगह रखेंगे वो क्या होगा, B से C तक की दूरी। बेटा चेक करो अच्छे से, हमारा इशारे को समझना। ये दूरी कितनी है, दिख गई ना, R कितनी है, R। और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर देखो L। अब R से L को घटा दो तो बेटा ये दूरी आ जाएगी। R से समझो, R से L को कम कर दो, L को कम कर दो तो ये दूरी आ जाएगी BC। तो यहाँ पर दूरी क्या बन रही, R माइनस L, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। ये आ गई प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1। अब माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। उसको बेटा E की जगह क्या मानेंगे, E2। E2 माना ना, फिर वही E2 बराबर 1/4πε0। आवेश क्या रखेंगे, Q। एक डाउट आपके मन में आ जाएगा अब कि जब प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे थे तो Q रखा, प्लस Q रखा, जब माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकाल रहे तब भी प्लस Q रख रहे, माइनस Q क्यों नहीं रख रहे। बेटा तीव्रता आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। प्लस Q होगा तो प्लस Q रखेंगे, माइनस Q होगा तब भी प्लस Q रखेंगे। ओके, तो हमने आवेश की जगह Q रखा। अब बटे में क्या है, R स्क्वायर, R का मतलब दूरी। तो चलो दूरी चेक करें,
माइनस क्यू आवेश की तीव्रता निकाल लेना। तो माइनस क्यू कहाँ रखा बेटा, ए पर, और तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, सी पर। तो ए से सी तक की जो दूरी होगी वो दूरी हमें लेना। अब ए से सी तक की दूरी को ऐसे समझो, इशारे को मेरे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक। तो चले आओ, ये दूरी कितनी हो गई, आर, और यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी बेटा देखो ऊपर आओ कितनी है, एल। ये दूरी कितनी है, एल। तो यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एल, तो पूरी दूरी कितनी बन गई, आर प्लस एल। आर प्लस एल, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, ये आ गया E2। अब आपको क्या ज्ञात करना था, बिंदु C पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करना थी। बिंदु C पर परिणामी तीव्रता। बस बेटा, जब बिंदु C पर आप दोनों तीव्रताओं का डायरेक्शन देख रहे हो तो कैसा डायरेक्शन है, E1 वहाँ जा रहा है, E2 यहाँ आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, घटा के निकालेंगे, है ना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, मन लगा के, सेंट्रलाइज्ड माइंड से एकदम मस्त होके पढ़ा करो, मंत्र मुग्ध हो जाया करो बिल्कुल पढ़ाई में। इतना इस तरीके से पढ़ा करो, जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं वही अच्छा सीख पाते हैं। ये फिजिक्स है बेटा। बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या करेंगे भाई, घटा के निकालेंगे। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि E1 से E2 घटाएंगे या E2 से E1। भाई जो बड़ा होगा उसी से तो छोटे को घटाएंगे, यही तो बताया था। तो अब हम कैसे समझें कौन बड़ा है, देखो वो भी क्लियर कर दें। तीव्रता का सूत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जिसकी दूरी कम होगी वो तीव्रता ज़्यादा होगी। अब देख लो बेटा, यहाँ पे इस तीव्रता में देखो दूरी r माइनस एल है, इस तीव्रता में देखो दूरी r प्लस एल है। कौन सी दूरी कम है भाई, r माइनस एल कम है या r प्लस एल कम है? आपका जवाब हमें मिल चुका है, r माइनस एल कम है। तो जब ये दूरी कम है तो तीव्रता इसी की तो ज़्यादा होगी, क्योंकि व्युत्क्रम संबंध है ना, दूरी और तीव्रता में उल्टा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम तो तीव्रता ज़्यादा। अब ये दूरी कम है, इसका मतलब ये तीव्रता ज़्यादा होगी, और जब ये ज़्यादा होगी तो बेटा ये कम होगी। तो इसका मतलब E बराबर कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे, दोनों के मान रख दो। E बराबर E1 का मान, बेटा थोड़ा फ्रंट पे आ जाए, है ना। चलो इस साइड आ जाओ। चलो E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। खूब आराम से पढ़ो बेटा, बहुत आराम से समझ के पढ़ो, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, ठीक। हम बहुत सुकून से लेक्चर देने वाले हैं, बहुत सुपरफास्ट सुपर एक्सप्रेस की तरह मेरी गाड़ी नहीं चलती। मेरा मतलब रहता है कि आपके दिमाग में सीधा प्रवेश करें, ठीक है। आए हल्ला मचाया, चीखे चिल्लाए हैं, स्पीड से भागे और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया अगर, तो मैं इस तरीके को बिल्कुल फेवर में नहीं रहता हूँ। E1 का मान ये, ठीक, माइनस E2 का मान माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। थोड़ा बेटा चित्र से बचाए रहना ज़रा, हैं, और अगर थोड़ा सा वो लग रहा हो इसको हम थोड़ा और गैप कर दें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R हो गई आपकी, थोड़ा दूर हो गया, ठीक है, फासला आ गया। चलिए E1 E2 के मान रख दिए। अब आप सेम
चीज़ों को कॉमन कर लीजिए। दोनों में सेम क्या है, 1/4πε0 कॉमन है दोनों में सेम है। क्यू दोनों में सेम है तो क्यू भी कॉमन ले लो। तो बेटा बचा क्या, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दो सम्मान के साथ, ये कॉमन आ गया। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 मान लो, और नीचे आ जाओ, यहाँ क्या बचा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ठीक। तो ऊपर 1 मान लो और नीचे आ जाओ, r प्लस एल का होल स्क्वायर। E बराबर बेटा 1/4πε0 इंटू क्यू, ठीक। अब क्या है, अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना, एलसीएम लेना है। आप एलसीएम ले लीजिए, इसको और इसको एलसीएम ले लो, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों एलसीएम आ गए। इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसका ऊपर गुणा होगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, इसका भाग देंगे, हर का भाग देते हैं ना एलसीएम में, और जो बचता उसका अंश में गुणा करते हैं, बचपन में पढ़ा होगा बेटा। इसका भाग दिया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इसका एक में गुणा किया ऊपर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं भाई, 1/4πε0, आराम से चलो बेटा, खरावा, ठीक है। ये बुंदेलखंडी भाषा में एक शब्द बोला जाता है, धीरे धीरे चलने को कहा जाता है खरावा, ठीक। चलिए ऊपर बेटा गौर से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो r प्लस एल लिखा है, इसको आप अपने मन में a मान लो, और जो r माइनस एल लिखा है इस ब्रैकेट में, उसको b मान लो। अब पढ़ो, कितना सुंदर, कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। इसको a माना, इसको b माना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप 2-3 साल पहले से पढ़ते चले आ रहे, 9th क्लास से, 8th क्लास से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं, दूसरे में घटा देते हैं। तो बेटा एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको, तो r प्लस एल और r माइनस एल, समझना ध्यान से, r प्लस एल और प्लस r माइनस एल। दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दो, यानी r प्लस एल और माइनस, अब इसको देखो घटाएंगे, घटाने पे इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस, माइनस r प्लस एल, अपॉन में आ जाइए बेटा, दोनों में स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहां पे स्क्वायर है ही नहीं। अब क्या बचा, भूल जाइए, अब क्या बचा, r माइनस एल r प्लस एल, यानी a माइनस बी a प्लस बी, किसका फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये r माइनस एल r प्लस एल किसका फार्मूला हुआ, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये बना r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला। अब जो आप स्क्वायर भूल गए थे, दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा दीजिए, बात समझ में आ गई। अरे भाई इसमें भी स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर था, दोनों में होल स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, और जो अंदर बचा r माइनस एल r प्लस एल, उसको सूत्र से हम ले आए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसके ऊपर जो स्क्वायर लगना चाहिए वो लगा दिया। आप इस ब्रैकेट पे देखिए l से l कट रहा है, ठीक है, यहां देखिए r से r कट रहा है, ठीक है। तो यहां क्या बचा, r प्लस r, 2r बचा, और यहां l प्लस l 2l बचा, 2l बचा 2r बचा। अब समझना, लिखने की स्टाइल समझना आप, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, क्या बचा बेटा, यहां बचा 2r, l से l तो कट गया ना, तो r प्लस r 2r, और l r से ये r कैंसिल हो गया, तो l प्लस l 2l बचा। तो बेटा 2l लिख लो पहले, कोई गंदी बात है क्या,
अरे 2r इंटू 2l लिखना है। यहाँ 2r बचा, यहाँ 2l बचा, हम पहले 2l लिखे ले रहे, बाद में 2r लिखे दे रहे, क्या दिक्कत है? दिक्कत हो तो आधा गिलास पानी पी लेना आप लोग, सोते टाइम आधा गिलास 1 गिलास दूध पी लेना, ठीक? बुरा ना मानना बेटा। 2l 2r, राइट? अपॉन में आइए, अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, कुछ जाना माना व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसको चेहरे से पहचानते हो आप लोग? Q इंटू 2l, अभी पिछले डेरिवेशन में बताया। P बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l की जगह P रख सकते हैं ना। अच्छा समझो बेटा, एक चीज समझो, चूंकि P बराबर होता Q इंटू 2l, एक बात तो ये हो गई कि Q इंटू 2l बराबर हम P रख सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर चित्र से गौर से देखोगे तो बेटा L यहाँ से यहाँ तक है ना? थोड़ा एरो आपको और बढ़ा दें, वरना आप कहोगे एरो में कंजूसी कर गए आप। ये बेटा प्लस Q आवेश है ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो और एरो को बढ़ा के यहाँ तक लाओ, नाप पॉइंट से आना चाहिए बिल्कुल ऐसे, ठीक? तो L कहाँ तक है बेटा? एरो दिख रहा, ये L है। अच्छा R देखो, B घायल हो गया भाई, सही करो इसको। R कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। अगर आप गौर से देखो तो L जो है वो R की तुलना में छोटा है, काफ़ी छोटा, बहुत अंतर है। L की जो नाप है, L यहाँ से यहाँ तक है, R यहाँ से यहाँ तक है, तो L R की तुलना में बहुत छोटा है। समझना ध्यान से, L लेस देन R, मतलब L बहुत छोटा है R से। तो बेटा जब L बहुत छोटा है तो L का जो स्क्वायर होगा वो अत्यंत छोटा होगा। अब आप कहोगे अरे ये तो एक नई चीज बता रहे, L छोटा है तो L का स्क्वायर छोटा होगा। क्यों? 3 छोटा है तो 3 का स्क्वायर कहीं छोटा होता है? अरे भाई 3 है तो 3 का स्क्वायर तो 9, ये तो बड़ा हो गया। 5 है तो 5 का स्क्वायर तो 25 और बढ़ गया। ये कह रहे सब छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं है, कंफ्यूज हो रहे, अभी क्लियर कर रहे। हमने कहा L छोटा है R से, बहुत छोटा है। एक बात बताओ, बहुत छोटे मान का मतलब जैसे हम 0.1 ले लें। अब आप 0.1 का वर्ग करो, 0.1 का स्क्वायर करो, यानी 2 बार उसका गुणा, 0.1 इंटू 0.1, बेटा कितना आएगा? ये 0.01 आएगा। बोलो, 0.1 तो फिर भी गनीमत था, ये तो 0.01 आ गया, 100वां हिस्सा हो गया। ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा हो गया। छोटा हुआ कि नहीं वर्ग करने पे? तो अगर कोई मान बहुत छोटा होता है तब उसका वर्ग उससे भी छोटा हो जाता है, ठीक? अगर L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है तो L का जो स्क्वायर होगा वो अत्यंत छोटा होगा, और इतना छोटा होगा कि हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं वहां से। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसलिए L स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। बेटा हम इसलिए L स्क्वायर को यहां से हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर दो, हटा दो L स्क्वायर को। तो अब समझो, E बराबर यहां पे कर दें, E बराबर 1 अपॉन, यहां पे आ जाओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q इंटू 2L की जगह क्या बताया बेटा? P, वही पुराना सूत्र, P बराबर Q इंटू 2L। तो इसकी जगह हम P रख दें, इंटू, इसकी जगह P रख दिया, इंटू में क्या है? 2R। अब अपॉन में आइए बेटा, अपॉन में हमने L स्क्वायर को क्या कह रहे हैं? L स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, यानी L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया वहां से। तो अगर हम L स्क्वायर को निग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? R स्क्वायर बचेगा, और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4, R की पावर 4। तो E बराबर
1/4πε0 इंटू, अब अगर हम r से r की पावर 4 को काट दें तो नीचे r की पावर 3 बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2p, क्योंकि r से तो इसको काट दिया, तो यहाँ क्या बचा 2p अपॉन में r³। ये होता है बेटा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर हुआ? आराम से आप घर पे प्रैक्टिस करना, सीखना, बैक कर करके देखना, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। भरोसा है हमें आप पर। नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए इसका। चलिए थोड़ा सा पानी पी लूँ, प्यास लगी है। जब तक आप क्वेश्चन लिखिए, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन लिखना है जो आपने ऊपर लिखा था। सिर्फ आपको अब क्या करना है, अच्छी स्थिति की जगह निरक्षी स्थिति कर देना है। क्या करना है? निरक्षी। और अच्छी में आपने ब्रैकेट में क्या लिखा था? अनुदैर्घ्य। निरक्षी में आप लिख देना ब्रैकेट में अनुप्रस्थ। क्वेश्चन क्या है उसको सुनिए अब आप। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन लिखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको रेस कर दें बेटा। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन सेम वही पिछले वाला है, बस कंडीशन चेंज हो गई। वो अच्छी स्थिति थी और ये निरक्षी स्थिति का व्यंजक है। वो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था, ये निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अच्छी स्थिति का मतलब क्या बताया था बेटा? जिस लाइन पर, जिस अक्ष पर, जिस रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव बनाया है, उसी लाइन पर, उसी अक्ष पर आप आगे बढ़ जाइए और कोई एक बिंदु ले लीजिए, उसको कहते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। उसी अक्ष पे चले जाइए, किसी भी बिंदु पर तीव्रता की गणना कीजिए, उसको हम कहेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी सीध में अब आ गया निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मतलब क्या है? यानी जिस लाइन पर, जिस अक्ष पर आप वैद्युत द्विध्रुव बना रहे, उस लाइन से, उस सीध से हट के कोई बिंदु लेना, उसको हम कहेंगे निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो बेटा हम सबसे पहले आपको डायग्राम समझाएं, और ये डेरिवेशन अच्छी स्थिति से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम आपको अभी बताई दे रहे हैं। उसमें आपने 2 बार लिखा हो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें आप 3 बार लिख लेना वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया, उसको आप बस केवल चित्र पे आप ध्यान दें। अगर डायग्राम आप पकड़ गए तो डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेटा डायग्राम इसका किसी से कम नहीं है, बाप है सबका। इसके डायग्राम को आप समझिए बस, और जो डायग्राम में हम आप बनाएंगे वही आपको बना के लिख देना है, बाकी हम भी बता देंगे क्या लिखना है। सबसे पहले आप एक वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए। डायग्राम बनाना है बहुत बढ़िया सुंदर सा। ये लीजिए, ये बेटा हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। नाम दे दो इसको AB। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता बेटा? 2 आवेशों से मिलकर, +Q और -Q से मिलकर बनता है। इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? 2L।
इसके मध्य बिंदु पे आइए। जैसे बिल्कुल उसमें किया था वैसे ही इसमें करना है, थोड़ा सा चेंज होना है बस। ये इसका बेटा मध्य बिंदु है। 2L को हम थोड़ा सा नीचे लिख दें, ठीक, 2L ये इसका मध्य बिंदु है। इसको हम क्या मान लें भाई, O मान लें। मध्य बिंदु O से अब आप उसी की सीध में चले गए तो वो अक्षीय स्थिति हो जाएगी, उसकी सीध में नहीं जाना है, उसके ऊपर हट के आइए। इस मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर यहां जाइए आप, यहां जाइए। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर बेटा, 8 दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में नहीं, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु लिया आपने कोई, उसको नाम दे दो भाई, ये A है, ये B है, उसको नाम दे दो क्या, बिंदु C, बिंदु C, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बेटा क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आप इसको इससे मिला दीजिए। लाइन तिरछी तो नहीं भाग रही, आई एम नॉट आर्टिस्ट, इस बात का ध्यान रखिए। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, लाइन तिरछी हो जाए मैं ठेकेदार नहीं हूं। फिर भी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को सुंदर सुंदर दिखाई दे, खूबसूरत दिखाई दे, जलवेदार दिखाई दे। ये लिए B से C को और A से C को मिला दिया। C थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा, चलो यहां पर लिख दिया जाए, यहां पर लिख दो, ठीक। अब आप सुनिए, एक आवेश ये है प्लस Q, एक आवेश है माइनस Q। एक तीव्रता प्लस Q की होगी, उसको E1 मान लो। एक तीव्रता माइनस Q के लिए होगी, उसको E2 मान लो। और जिस बिंदु पर आपको परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है C पर, आप उसी बिंदु पे खड़े हो जाइए और अब आप कहिए कि बेटा E1 का डायरेक्शन कहाँ हो। E1 किसकी तीव्रता, इस आवेश की, और इस आवेश की तीव्रता को E2। ये तो मन में आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसको E1 कह रहे या इस आवेश की तीव्रता को E1 कह रहे। हम कह रहे इसकी तीव्रता को E1 मान लो, उसको E2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अगर इसकी तीव्रता E1 है और इसकी E2 है तो बेटा E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस बिंदु पे खड़े होके बताना है। इस बिंदु पे हम खड़े हुए और फिर हमने कहा बेटा E1 का डायरेक्शन, तो E1 कहाँ होगा, धन आवेश है ना, तो धन आवेश है तो धन से दूर, ऐसे ऐसे। और अगर हम ऐसे आएंगे तो ये तो बेटा धन की ओर आ रही ना तीव्रता, नहीं धन की ओर नहीं, धन से दूर होना चाहिए। तो धन से दूर, तो E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऐसे, बिल्कुल इसी लाइन की सीध में जाना है, इसी लाइन की सीध में ऐसे ऐसे। तो हम E1 को क्या कहेंगे, ये ओहो मेरे बाबू, मेरे लाल, लाइन तिरछी हो गई। डायग्राम का ही तो मज़ा है इसमें, है ना। हाँ, लाइन नहीं तिरछी होना चाहिए, समझ में नहीं आएगा आपको। बेटा ये लीजिए, ये कौन सी तीव्रता बेटा, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता है, इसलिए कैसी होगी, धन आवेश से दूर। ये हो गया E1 का डायरेक्शन। अब आप इसकी तीव्रता क्या मान रहे थे, E2, उसका डायरेक्शन भी देखो। लेकिन बिंदु C पे ही पहले खड़े हो जाओ आके, और फिर E2 का डायरेक्शन। तो जब हम C से देखेंगे, C से, तो E2 कहाँ होगा, नियम क्या है, ऋण की ओर, तो ऋण आवेश की ओर, ये आएगा एरो।
E2 कहाँ होगा बेटा? ऋण आवेश की ओर। ये हो गया E2 का डायरेक्शन। ठीक। अगर हम बेटा इसके कोण को, इन दोनों के बीच का जो कोण है, E1 और E2 के बीच का कोण है, उस कोण को हम 2 थीटा मान लें। कितना? 2 थीटा। और द्विध्रुव की जो लाइन है AB, इस लाइन के पैरेलल एकदम, यानी इस लाइन के एकदम समांतर एक लाइन खींच दें, तो वो जो दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा बन रहा था वो आधा आधा हो जाएगा। यानी थीटा यहां हो जाएगा, थीटा यहां हो जाएगा, और थीटा ही बेटा यहां हो जाएगा। क्यों, झूठ तो नहीं बोल रहे? हमने मन में मान लिया कि E1 और E2 के बीच में जो कोण बन रहा है यहां से यहां तक वो 2 थीटा, और हमने जब 20 से उसको सीधी लाइन डाल दी तो आधा आधा हो गया, आधा इधर आधा इधर। बाकी भाई 2 थीटा था ना, तो थीटा उधर थीटा इधर, बाकी किधर गया? अब आप सोच में पड़ गए, बाकी किधर? अरे 2 थीटा तो था ही, और उसमें भी थीटा उस तरफ चला गया, थीटा इस तरफ आ गया, है ना? तो बाकी कहाँ बचे? कहाँ? आप याद करो बेटा, शोले फिल्म का एक डायलॉग है, मिस्टर आसरानी जेल के जेलर हैं, अपने तमाम पुलिसिया साथियों के साथ, अपने दल बल के साथ जंगल के डाकू गब्बर सिंह को पकड़ने निकलते हैं और अपने साथियों से कहते हैं, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। तो जब कहा उन्होंने आधे इधर जाओ, आधे निकल गए, आधे बचे, तो बोले आधे इधर जाओ, आधे इधर निकल गए। अब आधे इधर निकल गए, आधे इधर निकल गए, फिर कहते हैं आधे बाकी मेरे पीछे आओ। चले गए बेचारे जंगल में, और पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं। गब्बर सिंह की गोलियों की तड़तड़ाहट, इनकी हालत खराब। चलिए, 2 थीटा कोण था ये, एक लाइन खींच दी हमने एकदम समांतर, तो थीटा उधर थीटा इधर। आप समझ गए? ये बेटा जो तीव्रता E1 और E2 है, E1 के भी 2 घटक होंगे और E2 के भी 2 घटक होंगे। घटक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे कंपोनेंट्स के बारे में, कि किसी भौतिक राशि के अगर 2 घटक हैं तो एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है। आपकी जानकारी में ना हो तो वो हम बताए दे रहे कि कॉस वाला घटक वो होता है जो थीटा से चिपका होता है। जहाँ से थीटा चिपका है उस घटक को हमेशा कॉस में लेते हैं, और बाकी जो दूसरा बचता है उसको हम साइन में लेते हैं। एक बात समझो, जैसे अच्छे से समझना, जैसे ये तीव्रता है, ये तीव्रता है डस्टर। अब इसके 2 घटक होंगे, ठीक? एक ये होगा, ये ऐसे, और दूसरा ये होगा। अब आप बीच का डस्टर को भूल जाइए, यानी तीव्रता को भूल जाइए। अब आप ये देखिए कि दोनों मार्कर जो हैं उनका डायरेक्शन कैसा होता। बेटा दोनों घटक हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, दोनों घटक हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक? अब E1 का एक घटक E1 साइन थीटा होगा, एक E1 कॉस थीटा होगा। उसी तरह E2 का एक घटक E2 साइन थीटा होगा, दूसरा E2 कॉस थीटा होगा। तो जैसे E1 के 2 घटक बनाएंगे, E1 साइन, E1 कॉस, तो E1 कॉस कहां पे होगा समझना आप। E1 ये है, इसका एक घटक होगा यहां पर
और एक घटक बिल्कुल इसके लंबवत जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक घटक ये है और एक घटक ये जा रहा, ये वाला कॉस में होगा, ये साइन में होगा। ये कॉस में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से थीटा चिपका है, जहाँ से थीटा चिपका होता है वो घटक बेटा कॉस में कहलाता है, तो ये कहलाएगा E1 कॉस थीटा, और ये वाला कहलाएगा E1 साइन थीटा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो E2 में एक बार देखिए। अब ये बेटा E2 आ रही, E2 ये आ रहा, तो E2 के दो घटक होंगे, E2 साइन थीटा, E2 कॉस थीटा। तो एक घटक ये होगा, इसको आप कह दें E2 साइन थीटा, और दूसरा घटक देखो, इस घटक के, ये जो घटक है इसके लंबवत होगा, यानी एक घटक ऐसे आया तो दूसरा इसके लंबवत होगा, तो एक अगर ऐसे आया तो दूसरा इसके लंबवत होगा, तो लंबवत कहाँ जाएगा? ऐसे। थोड़ा सा लाइन को और बढ़ा के एरो यहाँ पे लगाओ, लिखने में दिक्कत ना हो आपको। तो ये घटक कौन सा होगा? E2 कॉस थीटा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? बेटा जहाँ से थीटा चिपका है, थीटा यहाँ से चिपका है, देखो यहाँ ध्यान से अलग से बताएं, ये E2 है बीच में, ये E2 है ना, और ये E2 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा, और ये E2 कॉस थीटा। तो ये E2 कॉस थीटा क्यों है ये वाला? क्योंकि थीटा यहीं से तो चिपका है, यहाँ से थोड़ी ना चिपका, ऐसे थोड़ी ना चिपका, यहाँ से चिपका है, तो यहाँ से थीटा चिपका, इसलिए ये वाला घटक कौन सा? E2 कॉस थीटा। ठीक, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है बेटा, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब आप गौर से देखिए चित्र में, ये कोण थीटा बन रहा है ना। अच्छा, तो बेटा ये कोण भी थीटा होगा प्रमेय के हिसाब से, ठीक। अच्छा, ये पूरी दूरी 2L है, तो ये दूरी कितनी होगी? L, और ये दूरी कितनी होगी? L, L और L बेल, ये L है, ये L है, यहां से यहां तक कितनी है? R, ठीक। अब आप गौर से देखिए त्रिभुज OBC में या त्रिभुज OAC में, बात देखिए, त्रिभुज OBC में ये आधार है L, ये लंब है R, तो कर्ण कितना होगा बेटा? अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया R स्क्वायर प्लस आधार हो गया L स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो बेटा सेम है, ये L है, ये R है, लंब कितना R, तो जब आधार L लंब R है तो कर्ण कितना होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एक बात और समझ लो, ये जो E1 और E2, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दो घटक दिख रहे बेटा। E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा और उसके ठीक अपोजिट नीचे की ओर E2 साइन थीटा आ रहा, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों घटक निरस्त हो जाते हैं। अभी कारण बता रहे हैं हम क्यों। अभी जब हम देखेंगे तो E1, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, E1 और E2 के जब मान निकालेंगे तो वो दोनों एक से आएंगे, बराबर आएंगे। तो जब बराबर आए तो E1 साइन थीटा जो है, अगर E2 बराबर है तो E2 को भी हम E1 साइन थीटा कह सकते हैं। तो जितना ये उतने ये, और दिशा विपरीत, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे जब विपरीत दिशा है घटा के? तो बेटा जितना ये उतने ये, और घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो परिणामी तीव्रता इन दोनों घटकों की क्या हो जाती? जीरो, निरस्त हो जाती। और एक ही दिशा में अगर दोनों तीव्रताएं हैं तब परिणामी कैसे निकालते? जोड़ के।
तो बेटा E1 कॉस थीटा को देखो, एरो यहाँ जा रहा, E2 कॉस थीटा को देखो, एरो यहाँ जा रहा, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। अच्छा E1 अगर E2 दोनों बराबर हुए तो ये भी E1 कॉस थीटा, तो ये भी E1 कॉस थीटा कहलाएगा अगर बराबर आएंगे। और अभी हम कर रहे हैं बराबर आएंगे, देख लेना। तो दोनों जब बराबर होंगे तो परिणामी तीव्रता एक ही दिशा में है, तो जोड़ के निकालेंगे। अब आप सुनिए कि आपको अपनी भाषा में लिखना क्या है। अभी तक तो आपने चित्र केवल डायग्राम समझा था, अब आपको लिखना क्या है, अपनी भाषा को सुनिए। यहाँ से अब डेरिवेशन चालू होता है। अभी तक हमने सिर्फ डायग्राम समझाया। सुनिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो दो आवेशों +Q और -Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर आप नए पैराग्राफ से लिखेंगे, बिंदु C पर तीव्रता दो घटकों में वियोजित हो जाती है, E1 और E2 में। इसके ऊर्ध्व घटक का मतलब लंबवत, ऐसे देखो, ऐसे या ऐसे। इसके ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। एवं क्षैतिज घटक, क्षैतिज का मतलब पड़ी रेखा में, ऊर्ध्व का मतलब खड़ी रेखा में, खड़ी ऊपर या नीचे है खड़ी रेखा में, तो ऊर्ध्व घटक विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। एवं क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इतना पैराग्राफ आपको लिखना है। हम फिर से रिवर्स कर रहे हैं। माना एक चित्र को देखिए अब आप गौर से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो दो आवेशों +Q और -Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर स्थित निरक्षीय स्थिति में बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु C पर तीव्रता दो घटकों E1 और E2 में वियोजित हो जाती है। इसके ऊर्ध्व घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। और क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। ठीक, तब अब आप गौर करिए। पहले इसकी तीव्रता E1 निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण तीव्रता E2 निकालेंगे, फिर हम बताते आगे क्या होगा। हाँ, तो आपने क्या कहा था, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तब परिणामी तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। बेटा यहां से तो निरस्त हो गए ना दोनों, इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब तीव्रता निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, ये घटक दोनों जुड़ जाएंगे एक ही दिशा में होने के कारण और हमारी परिणामी तीव्रता आ जाएगी। तो E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आप सुकून से E1 निकालो। E1 कौन सी, +Q आवेश के कारण तीव्रता E1। E2 कौन सी, -Q आवेश के कारण जो तीव्रता है वो E2 है। दोनों के मान निकालो। फिर रह गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के मान निकालेंगे, चित्र से निकालेंगे कॉस थीटा का मान, और इसके बाद तीनों मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हमारी परिणामी तीव्रता आ जाएगी। बस अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, गणना अकेली करना।
प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, आवेश के कारण तीव्रता। तीव्रता का सूत्र आप पढ़ ही चुके हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लें तो E को हम क्या कहेंगे, E1, क्यू की जगह क्यू रखेंगे और अपॉन में आर स्क्वायर, आर का मतलब दूरी, मेन सूत्र में तो यही होता ना, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर का मतलब दूरी, अब हम दूरी देखें, आर होगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा और कुछ होगी तो और कुछ हो जाएगा। तो अब दूरी समझो, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल ले, कहाँ रखा प्लस क्यू, बी पर, और तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, सी पर, परिणामी तीव्रता सी पर ज्ञात करना। तो बी से सी तक की दूरी जो होगी वही दूरी लेंगे। तो बेटा बी से सी तक की दूरी कितनी है, ये रखी देखो, ये आधार L था, लंब R था, तो कण कितना निकला, √L² प्लस R स्क्वायर, ये वाली दूरी लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, √L² प्लस R स्क्वायर, ये R की जगह पे रख रहे। अच्छा सूत्र में R स्क्वायर होता है, हम आपका कन्फ्यूज़न ना रहे बेटा आप लोगों को, थोड़ा सा एक काम करें, पहले हम मेन सूत्र लिख दें, नहीं ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मेन सूत्र होता है। ठीक, अब हम रखें E की जगह क्या रखेंगे, E1 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो बेटा दूरी कितनी है, √L² प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा। अच्छा इसमें रूट है यहाँ और ऊपर स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बस स्क्वायर हटा दो, रूट हटा दो, तो ये बचेगा। तो E1 बराबर आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन L² प्लस आर स्क्वायर। ठीक, अब आइए माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। तीव्रता, उस तीव्रता को बेटा क्या कहेंगे, E की जगह E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो बेटा देखते हैं दूरी कितनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल ले, कहाँ रखा माइनस क्यू, ए पर। तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, परिणामी तीव्रता सी पर। तो ए से सी तक की दूरी निकाल लो, बस वही होगी यार। तो बेटा ए से सी तक, गौर से देखो इस त्रिभुज में ओ ए सी में आधार क्या है L और लंब क्या है R, तो कण कितना बनेगा, √L² प्लस R स्क्वायर, जैसे उसमें वैसे इसमें। भाई इसमें भी तो आधार L है, लंब R है, तो कण बना √L² प्लस R स्क्वायर। इसमें भी आधार L है, लंब R है, तो कण कितना बनेगा, √L² प्लस R स्क्वायर। तो R की जगह पे रखेंगे √L² प्लस R स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर लगाएंगे, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, L² प्लस R स्क्वायर। समझ गए, अब हमने एक स्टेप आपका चुरा लिया, एक स्टेप चुरा लिया। इसमें रूट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो फ़ायदा क्या फिर, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये बेटा E2 आ गया। अब आप गौर से देखो, जितना E1 है उतना ही तो E2 है, क्या अंतर है, सेम एकदम, यानी E1 और E2 दोनों बराबर है। ठीक, चलिए अब क्या रह गया, cos थीटा का मान। तो हम चित्र में ही देख लें, त्रिभुज OBC ले लें या त्रिभुज OAC ले लें, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, कोई भी ले लें। तो त्रिभुज OBC में बेटा cos थीटा का सूत्र क्या लगाते हैं, आधार बटे कण, तो आधार L हो गया बटे
कर्ण कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, चलो कॉस थीटा का मान भी आ गया, वो रखा है। यहां आइए समीकरण फर्स्ट में E1 और E2 के मान तो एक से है ना, यानी अगर हम E1 को x मान लें, E1 को x मान लें तो बेटा जितना E1 है उतना ही E2 है, तो ये भी x हो जाएगा। फर्स्ट में आइए, E बराबर x cos थीटा, E1 की जगह x cos थीटा, E2 की जगह भी x, तो x cos थीटा। तो इस हिसाब से x cos थीटा क्या बन गया, 2x cos थीटा। अब x तो उधार की व्यवस्था थी, थोड़ी देर का सहारा था, वापस करो बेटा, उधारी तो वापस करना पड़ती। तो x की जगह फिर से यही रख दो, इसी को तो x माना था, x की जगह फिर से यही रख दो। तो 2 इंटू एक्स की जगह रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया x की जगह पर, और इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वो रखी एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा गौर करना अगले स्टेप को, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब आप फिर चक्कर में पड़ गए कि सर जो है 2 भूल गए। बेटा भूल नहीं गए, धैर्य रखो धैर्य। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में आओ Q अपॉन, समझना ध्यान से बेटा, अच्छा इंटू में रख लो पहले, Q इंटू एल। और वो जो बेटा 2 हम भूल नहीं गए थे, उस 2 को हमने यहां पर लाके लिख दिया, 2L हो गया। मतलब इंटू में था, यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, लेकिन हम ऐसी जगह सजा के ले गए, ऐसी जगह एडजस्ट किया कि कुछ ना कुछ काम चल गया। अब आप समझ गए होगे कि हमने क्या मतलब अपना हल कर लिया। ठीक, अपॉन में आओ, देखो ध्यान से, अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा बेटा, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है, और ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा है, और अंडर रूट अगर हटा दे तो अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात। अगर हम रूट हटाएंगे तो हमें आधी घात लगाना पड़ेगी, और आधी घात का मतलब क्या हो गया, 1/2 घात। तो बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये आप समझ गए होगे पिक्चर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो हम Q इंटू 2L की जगह क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। और अपॉन में आइए, ये बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर क्या घातें दिख रही ब्रैकेट में, इसमें इसके ऊपर, इस ब्रैकेट के ऊपर कोई घात नहीं है, माने एक घात मानी जाएगी। जब कोई घात नहीं है, कोई संख्या नहीं, इस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो ब्रैकेट है इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो एक घात मानी जाएगी। और इस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ब्रैकेट के ऊपर आधी घात है। देखो ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है और ये भी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, बेस दोनों के बराबर है, लेकिन इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर आधी घात है। एक और आधी दोनों घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक और आधी जोड़ेंगे, 1.5 हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात कितना बना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1.5 नहीं लिखेंगे बेटा, बुरा लगेगा 1.5 लिखने में। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2, 3/2। अब फिर वही कंडीशन बेटा, चित्र से आप देखो, ये L है, दिख रही ना नाप,
एल छोटी सी, यहाँ से यहाँ तक आर है। एल जो है आर की तुलना में छोटी है। आप लिखिए चूंकि एल लेस देन आर, यानी एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटी है। इसलिए फिर वही बात आ गई कि एल का जो स्क्वायर होगा वो बहुत ही छोटा होगा, और इतना छोटा कि हम उसको वहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। इसलिए एल स्क्वायर इज निगलेक्टेड। अब जब हम एल स्क्वायर को, बेटा एल तो बहुत ही छोटा हो गया है, छोटा कर रहे थे, एल ही छोटा बना गए, वाह। एल स्क्वायर इज निगलेक्टेड। अब जब हम एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे, समझना बेटा, तब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ऊपर पी है अपॉन में आई है। अगर हमने एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर बचा ना, और उसके ऊपर घात कितनी है, 3/2। आर स्क्वायर की घात 3/2। अच्छा, और आप बड़े बूढ़ों से सुनते चले आ रहे कि अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन, आपने बड़े बूढ़ों से अपने क्या सुना कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घात का घात में गुणा हो जाता है। हम इसलिए कह रहे बड़े बूढ़ों से आपने, क्योंकि आपने ये चीज़ बचपन में सुनी। ठीक, तो आर के ऊपर 2 घातें, फिर उसके ऊपर घात 3/2, यानी घात का घात में गुणा होगा, तो 2 का 3/2 में गुणा करोगे, 2 से 2 बेचारा कट गया, बचा क्या, 3। क्या बचा, 3, है ना। तो 2 से 2 ये कट गया, तो आर के ऊपर क्या घातें बची, 3, तो ये हो गया r³। इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन r³। हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके याद दिला दें कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता के व्यंजक हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। पहले आप अक्षीय स्थिति में तीव्रता सुनो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r³, और इसमें आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r³। अक्षीय वाले में होता है 2p अपॉन r³, निरक्षीय वाले में होता है p अपॉन r³। आप याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको विथ डायग्राम, विथ डिस्क्रिप्शन, विथ डिटेल, विथ लैंग्वेज के, विथ कैलकुलेशन के इस डेरिवेशन को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। हमें उम्मीद है कि आपने इस डेरिवेशन को जो ध्यानपूर्वक समझा है, ऐसा मान के चलिए कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कीमती हीरा अपनी जेब में आज डाल लिया। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। बेटा, आज का आपका डेरिवेशन डे था, बहुत कीमती दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे। ये वो डेरिवेशन है जो हर साल एग्ज़ाम में अल्टरनेट या हर साल आते रहते हैं। अगर इस साल कोई धोखा हो गया कि अक्षीय आ गया, निरक्षीय नहीं आया तो अक्षीय आ गया, अगर अगली साल अक्षीय नहीं आया तो निरक्षीय आ गया, अगर किसी साल दोनों नहीं आए तो तीसरी साल, चौथी साल फिर दिखाई देगा कोई ना कोई। तो ये अक्षीय निरक्षीय कर्मठ लेते रहते हैं। इन दो में कोई एक डेरिवेशन आपका मिलता ही रहता है। इन दोनों डेरिवेशंस को आप बहुत बढ़िया तैयार करिए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए आप उसको रिवर्स करके एक एक पॉइंट को समझिए। इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे। आपकी पॉकेट में आज बहुत कीमती हीरा, बिल्कुल फिजिक्स के हीरे हैं ये सब। हम आपको बताएंगे लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा, रिवीजन के टाइम, कि बेटा फिजिक्स में कितने हीरे, है ना,
तो ये बिल्कुल आप फिजिक्स के हीरे हैं। इस तरह आप इसको तैयार करिए, अपने दिल दिमाग में संजो के रखिए, सजा के रखिए, बचा के रखिए। ये धरोहर हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक बेटा, बहुत उम्मीद है आप लोगों से। आप लोग इतनी मेहनत करिए कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। मैं जिस मेहनत से, आप देख रहे होंगे मेरी कंडीशन कि मैं जिस तरीके से पसीने में तरबतर होकर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सहयोग करिए। मेरी कोशिश ये है कि हम आपको पर डे एक वीडियो, एक लेक्चर आपको देते रहें। अगर लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम एक दिन का गैप करके दूसरे दिन देते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर ठीक लेक्चर रहता है अंडर 1 आवर तो फिर हम आपको पर डे देते रहेंगे। पर डे आप एक लेक्चर तैयार करते रहिए। अपने कंधों पे बोझ मत बढ़ाइए कि 3 लेक्चर हो गए सर के और हमने आज तक पढ़ा नहीं, अब हम 3 लेक्चर एकदम कैसे तैयार करें, ऐसा मत करिए। आप केवल पढ़ते रहिए मेहनत से, और जितनी मेहनत से हम आपके लिए जूझ रहे हैं, हमको बेटा इसमें और कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मिलना है। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे अपने दोस्त यारों में, अपने कज़िन्स में, अपने छोटे बड़े भाई बहनों में, अपने सारे रिलेटिव्स में अगर हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। आप लोग भी अपने दोस्तों में, कज़िन्स में शेयर करिए। सब लोग पढ़ें, उसका फ़ायदा उठाएं, और थोड़ा सा अगर सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा, थोड़ा शेयर करते रहेंगे, थोड़ी बहुत ऊर्जा बेटा हमको मिलती रहेगी, तो हम आपके साथ इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और आप बढ़िया तैयारी करते रहेंगे। एग्ज़ाम आपका फिज़िक्स का जब पेपर होगा तो एकदम मस्त पेपर होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक, लेकिन थोड़ा सा हमारी ऊर्जा बढ़ाते रहिए, थोड़ी सी हमको एनर्जी देते रहिए। हमारा चैनल शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस चैनल का, हमारे चैनल के, हमारे प्लेटफॉर्म से इस अच्छी फिजिक्स को पढ़ के फ़ायदा उठा सकें। ठीक, भरपूर शेयर करिए। उम्मीद करते हैं बेटा हम कि आप इतना शेयर करेंगे जितनी हमें उम्मीद भी नहीं थी। ठीक, जाइए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छी डाइट करिए, अपना अच्छा खान पान रखिए और बेहतरीन रूटीन के साथ अपनी पढ़ाई करिए। हर सब्जेक्ट को मेंटेन करिए। ओके, बाय।